बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसपीएससी लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की 5th वीडियो। इसमें मैं आपसे शेयर करने लगा हूं पास्ट पेपर का सोल्यूशन जो कि एसपीएससी लेक्चरर कंप्यूटर साइंस के लिए कंडक्ट हुआ था 2021 में। पास्ट पेपर के हवाले से ये आज आखिरी वीडियो है और इससे अगली वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि आपको इस प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ ऑनलाइन मटेरियल आपसे मैं शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आज का ये पास्ट पेपर सॉल्व करते हैं और फिर अगले वीडियो पे बात हो। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अ कंप्यूटर हैज मैन मेमोरी ऑफ 960K बाइट्स, व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ बाइट्स कंटेन इन दिस मेमोरी। तो आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो चीज इस्तेमाल की गई है लफ्ज के, तो नॉर्मली जो हम के इस्तेमाल करते हैं वो 1000 के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंप्यूटर मेमोरी की बात की जाए तो ये 1024 के बराबर होता है। आपने सिंपली क्या करना है कि 960 को 1024 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपकी नंबर ऑफ बाइट्स निकल आएंगी, वेयर 1K इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। तो आपका ये एग्जैक्ट आंसर बनता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द इनिशियल एफर्ट फॉर द इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन वाज फॉर। तो ये सबसे पहले मिलिट्री पर्पजेस के लिए इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन वजूद में आई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, वर्चुअल रियलिटी प्रोवाइड्स पार्टिसिपेटरी एक्सपीरियंस, कि वर्चुअल रियलिटी के जरिए आप उस एनवायरनमेंट में एक्चुअली अपने आप को फील कर सकते हैं। हाउ मेनी बाइट्स आर रिजर्व इन द मेमोरी फॉर वाइड। तो वाइड के लिए हमारे पास जो मेमोरी लोकेशन होती है वो 0 होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइंटर टू मेमोरी डिक्लेरेटर। तो इसके लिए जो हम सैम्बल यूज करते हैं वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द राइट वे ऑफ डिफाइनिंग। तो कुछ ऑप्शन यहाँ पे दी गई थी जिसमें करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स फ्रॉम द प्रोसीजरल लैंग्वेज इज नॉट सपोर्टेड इन जावा। तो इसका जो दुरुस्त जवाब था वो पॉइंटर्स था। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो जावा सपोर्ट नहीं करती, जैसा कि यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ 4 चीजें, जिसमें सबसे पहला नंबर है ग्लोबल वेरिएबल, स्टैंड अलोन फंक्शंस, पॉइंटर्स एंड डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये ऐसी 4 चीज़ें हैं जो जावा डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करती और ये आपके सामने एक्सप्लेनेशन भी मैंने शेयर कर दी है, जिसमें सबसे पहले है कि जावा डज नॉट सपोर्ट ग्लोबल वेरिएबल विच आर वेरिएबल एक्सेसिबल थ्रू द प्रोग्राम्स। तो इनको हम किसी प्रोग्राम के ज़रिए एक्सेस करते हैं, बल्कि डायरेक्टली हम जिस तरह आम C या C++ में जो ग्लोबल वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं उस तरीक़ा से हम इनको नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसके अलावा स्टैंड अलोन फंक्शन की बात की जाए तो ये भी इंडिपेंडेंटली हम नहीं इनको डिफाइन कर सकते, बल्कि इनको किसी क्लास के अंदर हमने डिफाइन करना होता है। और फिर अगर पॉइंटर्स की बात की जाए तो एक्सप्लिसिट पॉइंटर हम इसमें मैनिपुलेट नहीं कर सकते, बल्कि हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम रेफरेंस यूज करते हैं। और फिर फाइनली डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की बात की जाए तो जावा प्रोवाइड्स ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट थ्रू इट्स गार्बेज कलेक्शन मैकेनिज्म। और इसके लिए हमें डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये खुद ही एलोकेशन एंटी एलोकेशन परफॉर्म करती है। अगला सवाल है, जावा अचीव्स पॉलीमॉर्फिज्म थ्रू इंटरफेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ एन इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो ये आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें a + b - c × d। तो सबसे पहले आपने इनको देखना है कि इधर आपने ब्रैकेट्स लगानी है, जैसे कि a + b, और फिर इसके बाद आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स इम्प्लीमेंट करनी है जैसे कि c × d। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो इनफिक्स में हम जो सैम्बल्स दरम्यान में यूज करते हैं, तो प्रीफिक्स में हम इनको शुरू में ले आएंगे। तो इसी तरह से ये वाला मल्टीप्लाई भी शुरू में आ जाएगा और ये माइनस भी हमने शुरू में करना है। तो शुरू में करने के लिए आपने सबसे पहले ब्रैकेट्स को देखना है। तो ब्रैकेट्स में है a + b, तो ये बन जाएगा +ab। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें इस ब्रैकेट की, तो ये मल्टीप्लाई शुरू में आ जाएगा और c × d ये इस तरीक़ा से हम लिख लेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास ब्रैकेट में है और अब बच के है ये माइनस का साइन जो कि यहाँ से आ रहा है। तो इस माइनस के साइन को भी जब हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो ये
इस तरीके से एक एक्सप्रेशन बनेगा और अब हमने ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनता है वो इस तरीके से बनता है -+AB मल्टीप्लाई CD। तो ये आपकी प्रीफिक्स नोटेशन आ गई है। जो इनफिक्स में हम सिंबल दरमियान में इस्तेमाल करते हैं वो शुरू में आ जाते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट ए बाइनरी ट्री नोड कैन हैव। तो बाइनरी ट्री नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें जो इसके चिल्ड्रन होंगे वो मैक्सिमम 2 ही होंगे, 2 से ज़्यादा इसमें चिल्ड्रन हो ही नहीं सकते। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, द एल्गोरिदम डेट आर डिजाइन टू एग्जीक्यूट ऑन रैम और कॉल्ड सिक्वेंशियल एल्गोरिदम इसको कहा जाता है। The topological sort help us to traversing or solving the problems using the graph before solving the post-requisites of nodes. Software engineering should not use their technical skills to misuse the other's computer. तो इधर हम जो टर्म misuse इस्तेमाल करते हैं इसमें मुख्तलिफ चीज़ें शामिल होती हैं, जिससे कि unauthorized access, modifications, dissemination of viruses or malware। तो ये सारी की सारी ऑप्शंस इसमें दुरुस्त है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब बनता था ऑल ऑफ दीज। इसके बाद अगला क्वेश्चन, बिग और द बिग थीटा एंड बिग ओमेगा। तो इनकी अगर बात की जाए तो ये नोटेशंस हैं जो डिफाइन करती हैं या डिस्क्राइब करती हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, और सम टाइम इनको हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, एफिशिएंसी इज ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट दैट डज नॉट इंक्लूड। तो इसका जो दुरुस्त जवाब था लाइसेंसिंग, कि लाइसेंसिंग का सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की एफिशिएंसी पर कोई दारोमदार नहीं है, बल्कि लीगली इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम लाइसेंस का इस्तेमाल करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, द रीजन ऑफ सॉफ्टवेयर बग एंड फेलियर इज टू। तो इसमें 2 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, एक तो डेवलपर रिस्पॉन्सिबल होता है और दूसरा सॉफ्टवेयर कंपनी भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। Which one of the following is not a fundamental activity for a software process in the software engineering। तो इसका जो दुरुस्त जवाब था सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन। अगला सवाल है, द n इक्वल टू लैम्डा इंटू डब्ल्यू इज नोन एज लिटल्स फार्मूला वेयर लैम्डा इज इक्वल टू। तो लैम्डा हम यहाँ पे एवरेज अराइवल रेट के लिए शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन यूनिक्स और लाइनेक्स इफ ए कमांड इज लाइक CMMOD, जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं चेंज मोड, CH स्टैंड फॉर चेंज, और ये मोड ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम किसी फाइल, वो किसी भी तरह की फ़ाइल होती है, एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल हो सकती है या इसके अलावा डाटा फाइल हो सकती है, जिस भी तरह की चीज़ हो, तो उसके लिए हम एक्सेस मॉडिफिकेशन डिफ़ाइन करते हैं कि उसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है और जो एक्सेस मिली हुई है उसमें उसके क्या क्या राइट्स हैं। तो यहाँ पे बुनियादी तौर पे 3 किस्म के राइट होते हैं। पहला राइट होता है एग्जीक्यूट करने का, दूसरा राइट होता है रीड करने का, और फिर तीसरा राइट होता है राइट करने का, यानी कि उसको लिखने का। तो रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट, तो 3 बिट्स होती हैं बुनियादी तौर पे यहाँ पे 1 1। अगर ये सारी 1 1 हो तो पहला है इसको हम R से डिफाइन करते हैं यानी कि रीड, फिर दूसरा है राइट और फिर एक्स एग्जीक्यूट। तो अगर किसी फाइल की ये तीनों बिट्स ऑन हो तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 की पावर 0, तो ये आ गई। फिर ये बिट डिफाइन करते हैं 2 की पावर 1 और फिर ये बिट डिफाइन करते हैं 2 की पावर 2। अब अगर 2 की पावर 0 को देखा जाए तो ये बनती है 1, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। फिर 2 की पावर 1 अगर देखा जाए तो ये 2 के बराबर होती है, और फिर 2 की पावर 2 को अगर देखा जाए तो 2 की पावर 2 इक्वल होती है 4 के। तो इन सब को जब हमने प्लस करना है तो ये 7 बनता है। तो अगर किसी मोड में, चेन मोड में किसी बिट का नंबर यानी कि पहली बिट जिस तरह आपको यहाँ पे नज़र आ रही है 7 है, तो ये डिफाइन करती है कि इस जगह पे रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट तीनों राइट्स
ऑथोराइज्ड हैं। तो ये हो गया। फिर उसके बाद अगली बिट की अगर बात की जाए जो कि 0 है, तो इसका मतलब कि इसके ये तीनों बिट्स ऑफ हैं, ना तो ये रीड कर सकता है, ना राइट कर सकता है, ना एग्जीक्यूट कर सकता है, तो इसको कोई भी एक्सेस नहीं दी गई। और फिर यहाँ पे अगर बात की जाए तो 1, तो 1 का मतलब कि इसको सिर्फ एग्जीक्यूट करने की, यहाँ पे 1 जाहिर करता है कि इसको सिर्फ एग्जीक्यूट करने का राइट दिया गया है। तो अब तो ये चीज़ें आपको मैंने बताई हैं कि कौन कौन से राइट होते हैं, यानी कि रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। अब बात करते हैं कि ये वाला जो नंबर आपको ज़ाहिर हो रहा है, पहला नंबर, ये जो फाइल का ऑनर होता है ये उसके लिए होता है। और यानी कि ऑनर को यहाँ पे सारे के सारे राइट अवेलेबल हैं कि वो फाइल को रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है एंड एग्जीक्यूट भी कर सकता है। फिर इसके बाद ये जो बिट है ये जाहिर करती है ग्रुप को, कि ऑनर का जो ग्रुप है उस ग्रुप के बाकी जो मेंबर्स हैं उनको कितनी एक्सेस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब कि ऑनर के ग्रुप में से कोई भी पर्सन इस फाइल को ना तो रीड कर सकता है, ना राइट कर सकता है, ना ही एग्जीक्यूट कर सकता है। और फिर ये वाली बिट जाहिर करती है अदर्स को, कि अदर देन द ग्रुप मेंबर्स इस फाइल को एक्सेस करने के लिए कितने ऑथोराइज्ड हैं। तो यहाँ पे 1 है, तो 1 डिफाइन करता है एग्जीक्यूशन को, कि जो बाकी लोग हैं वो सिर्फ इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बल्कि उस फाइल को रीड या राइट नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद अगर बात की जाए इसके दुरुस्त ऑप्शन की, तो यहाँ पे है ऑनर हैज़ ऑल टाइप ऑफ एक्सेस राइट्स, कि यानी कि वो रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है एंड एग्जीक्यूट भी कर सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ द करेक्ट फ्रॉम बिलो। तो MMU स्टैंड फॉर द मेमोरी यूनिट मैनेजमेंट यूनिट, जो कि एक हार्डवेयर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द Hadoop was written in Java language। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांजिशन फंक्शन मैप्स। तो ये एक इक्वेशन आपके सामने दी गई है, Q into submission goes to Q। और आपको एक चीज बताऊं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं ये थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा से हैं, और इससे पहले मैंने आपको जितने भी पेपर सॉल्व करवाए हैं तो उनमें थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इस पेपर में थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के क्वेश्चन शामिल हुए हैं। और फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए गुड वे टू थिंक ऑफ ए सॉकेट इज द पॉइंट वेयर डैश एप्लीकेशन प्रोसेस अटैच टू द डैश। तो इसके अगर दुरुस्त ऑप्शन की बात की जाए तो पहली खाली जगह में ऑप्शन आती है लोकल, और दूसरी खाली जगह में ऑप्शन आती है नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रॉब्लम फॉर फायरवॉल इज डेट सर्विस डेट अपीयर्स डैश टू एक्सपोज डैश डेट मैक्स इट अनसेफ। इसके अगर दुरुस्त ऑप्शन की बात की जाए तो पहली खाली जगह में सेफ, और फिर दूसरी खाली जगह में may have a bug, कि ये जाहिर कर रहा है कि फायरवॉल के साथ एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि वो ज़ाहिरी तौर पे तो हमें सेफ नज़र आ रही हो, लेकिन उसमें एक बग भी पॉसिबल हो सकता है। What is the advantage of setting up a DMZ with two firewalls? DMZ demilitarized firewall की अगर बात की जाए तो इसमें एक ऐसा सिनेरियो अडॉप्ट किया जाता है जिसमें हमारे पास मल्टी लेवल फायरवॉल होती है, यानी कि ये हमारे पास आउटर नेटवर्क है और ये हमारे इनर नेटवर्क की तरफ जब आ रहा है तो यहाँ पे हमने एक फायरवॉल लगाई होती है, और फिर उसके बाद कुछ फासले पे एक और फायरवॉल लगाई होती है। तो एक नेटवर्क हमारा जो फर्स्ट फायरवॉल के दरमियान रिजाइड कर रहा होता है, और फिर हमारा जो मोस्ट सेंसिटिव फायरवॉल के इस मोस्ट सेंसिटिव जो नेटवर्क होता है वो इस फायरवॉल के पीछे रिजाइड कर रहा होता है। तो यहाँ पे एक फायरवॉल हमारे पास ये है और एक फायरवॉल हमारे पास ये है, और ये हमारा आउटर नेटवर्क है। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे मल्टीपल फायरवॉल्स यानी कि 2 फायरवॉल्स मिली हुई हैं, तो 2 लेवल सिक्योरिटी हमें यहाँ पे फायरवॉल की तरफ से मिल रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है DMZ फायरवॉल्स। तो इसके जो दूसरे ऑप्शन है यू कैन कंट्रोल वेयर ट्रैफिक गोज इन द 3 नेटवर्क, कि पहला नेटवर्क तो ये हमारा आ गया मोस्ट सेंसिटिव, और फिर उसके बाद ये सेकंड नेटवर्क, और यहाँ पे हमारा आउटर नेटवर्क। तो इस तरह से 3 नेटवर्क्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं।
Which of the following term best describes the absence of weak or weakness in the system that may possibly be exploited? तो इसके लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं vulnerability, कि अगर हमारे सिस्टम में कोई ऐसी चीज़ है जो कि सिस्टम की वीकनेस या एब्सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, जिसको हैकर्स या क्रैकर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वल्नरेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज अ टास्क ऑफ स्केलेटन? तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है टू हाइड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड प्रोवाइड डुप्लीकेट सर्विसेज। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कनेक्टर विद दिस एट्रीब्यूट सेट टू ट्रू कैन अलाउ एन एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर सिस्टम टू इन्वोक इट्स टारगेट मेथड विदाउट द प्री इंस्टॉलेशन ऑफ एनी सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक टू द मेथड। तो इसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं सेल्फ डिस्क्रिप्टिव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इट इज अ कॉमन इडियम टू हैव एन एक्सेसर एंड म्यूटेटर फॉर ईच एट्रीब्यूट एंड टू डिक्लेयर ऑल एट्रीब्यूट्स। तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं प्राइवेट। और एग्रीगेशन की अगर बात की जाए तो इसमें जो दुरुस्त जवाब था ऑल ऑफ दिस, और इसमें जो ऑप्शंस थी जैसा कि सेट ऑफ रिलेशनशिप, कंपोज्ड ऑफ रिलेशनशिप एंड पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। और फिर हमारा क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ चूजिंग सिंपल हाइपोथेसिस विच फिट्स द डाटा इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास जो दुरुस्त ऑप्शन थी। और फिर हमारा ये जो लास्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक फॉलोइंग द ऑन्टोलॉजिकल कमिटमेंट और प्रेजेंट। तो इसके जो दुरुस्त ऑप्शन है फैक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, रिलेशंस एंड टाइम। तो हमारी ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है और आपको बताता चलूँ कि आपका जो पेपर था वो 50 क्वेश्चंस पर बेस कर रहा था, लेकिन मुझे जो क्वेश्चन पेपर मिला था वो ब्लर होने की वजह से मैं बाकी क्वेश्चन वहाँ से कॉपी नहीं कर सका। तो मैंने यही सवालात वहाँ से देख के आपको टाइप कर दिए, और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर किस तरह से आ रहा है। और पास पेपर की जो सीरीज़ थी वो आज हमारी कंप्लीट हो गई, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा कि आपने अपनी प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक्स को फॉलो करना है, और कुछ ऑनलाइन मटेरियल आपसे शेयर करूँगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस और किसी भी टेस्ट जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो उसकी प्रिपरेशन के लिए मेरे चैनल को विज़िट करते रहा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।